ओके, तो दोस्तों सुनाई दे रही है बात? अतर अतरपाल, जी सर, अतर जी सर, सुनाई दे रही है। जी अपना सर। माइक ऑन रखना बेटा, अपना माइक ऑन रखना, ठीक है थोड़ी देर। चलो, तो है क्या कॉन्सेप्ट, क्या समझ में कल आया था? कल जो कल वाली बात से शुरू करता हूँ। तो कल वाला जो कॉन्सेप्ट था वो कुछ ऐसा था, वो ये कह रहा था कि जो सिंक्रोनस स्पीड होती है, जो कि अपने रोटर की स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है, उसका फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू 120f/p। और उसके बाद मैंने कहा था जो स्लिप आता है उसकी वैल्यू होती है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया था दोस्तों कि अगर मैं एन एस को बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो एनआर बढ़ेगा, अगर शर्त ये है कि मैं मुझे करना क्या है, मुझे करना ये स्लिप को कांस्टेंट रखना है, कि अगर कांस्टेंट स्लिप पर मैं काम करूं तो एनएस को अगर चेंज करूंगा तो एनआर भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। अब जरा इस पर ध्यान से देखना, यहाँ वाले केस में 120 और पी को मैं कांस्टेंट लेके चला हूँ। अच्छा एक चीज बता दूं, एक मेथड ऐसा भी होता है जिसके अंदर इसको भी वेरी कर सकते हैं, मगर उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, उसे पोल चेंजिंग मेथड कहते हैं। अभी हम लोग इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को। पोल चेंजिंग मेथड में पी कांस्टेंट नहीं लेके चलेंगे, ये चीज याद रखिएगा। पोल चेंजिंग मेथड में पी कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। मगर अगर हम पी को कांस्टेंट लेके चलें तो हमने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि एन एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो अब हमने क्या करा, अगर फ्रीक्वेंसी को रेस करेंगे तो तरीके से क्या होना चाहिए, एनएस की वैल्यू बढ़ेगी, एनएस की वैल्यू बढ़ी तो एनआर की वैल्यू बढ़नी चाहिए। मगर अगर हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे और अगर हम कहते हैं कि हमारे E2 को कांस्टेंट रखना है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, तो फ्लक्स की वैल्यू गिरेगी। अब दोस्तों इशू इस पे क्या हो गया, जरा समझने वाली बात करिएगा। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस के अंदर फ्लक्स की जो वैल्यू है वो जनरली कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। ये एक रूल है, इसको ज्यादा समझिएगा कि अगर कांस्टेंट नहीं रहेगी तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक सैचुरेशन वगैरह सबकी दिक्कतें आती हैं, मगर फॉल भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए ज्यादा राइज भी नहीं करना चाहिए और ज्यादा फॉल भी नहीं करना चाहिए। इसके हिसाब से अगर मैं एक बीएच कर्व ड्रॉ करता हूँ और मैं आपसे बोलता हूँ, चेक करिए बीएच कर्व कैसे बनेगा। अगर बोलो अच्छा बीएच कर्व कैसा होता है, इनिशियली नॉन लीनियर होता है, फिर लीनियर होता है, उसके बाद फिर एक सैचुरेशन पॉइंट पकड़ लेता है। पता है ना ये बात? यस सर। यस सर। यस और नो? तो जनरली जो हम यस लोग सर। बात करते हैं ना, जनरली हम लोग जो बात करते हैं वो इस नी पॉइंट के आसपास बात करते हैं जब भी हम बात करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस के अंदर। तो इसकी वजह से क्या समझ में आया कि हम लोग को फ्लक्स को कांस्टेंट रखना, और फ्लक्स को कांस्टेंट करने का तरीका ये था कि E2/F को कांस्टेंट रखो। अच्छा, अब E2/F को कांस्टेंट रखने के लिए E2 जो होता है अपना, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, वो डिपेंड करता है सप्लाई वोल्टेज V पर। तो हमने कहा इसको V/F मेथड करेंगे, और इसको हम लोगों ने नाम दे दिया था, इसको कल हम लोगों ने बोला था V/F कंट्रोल ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर। आज इसी चीज को मैं थोड़ा अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। तो है क्या, तो पहला मैं जो कॉन्टेक्स्ट लेकर आ रहा हूँ, पहला जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है, मैं किसको चेंज कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ नॉट को, इसको चेंज करके चलूंगा सर, ठीक है। बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं, ध्यान से समझना। सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ नॉट की अगर बात करूं तो समझिएगा, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। द चेंज इन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टर्स द सिंक्रोनस स्पीड। ये बिल्कुल सही बात है, ये हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था कि एनएस चेंज हो जाएगा। अगर एनएस चेंज हो जाएगा तो द एंड दस इट्स ऑपरेटिंग स्पीड, ये भी हमने को पता है। जिसको हमने ऑपरेटिंग स्पीड को हम लोग क्या रेफर करते हैं, इसको हम लोग रेफर करते हैं एनआर। तो सिंपल सी बात है, चेंज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टर्स द सिंक्रोनस स्पीड एंड देयरफॉर इट ऑपरेट्स द चेंजेस द ऑपरेटिंग स्पीड एज वेल, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ यूज होता था? सबसे पहले ये चीज ढूंढने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, मगर मिल गया। ये कहाँ यूज होता था? इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड शिप में यूज होता था। इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड शिप में क्या होता था, वहां पर हम लोग क्या करते थे, अगर स्पीड ऑफ द टरबाइन को चेंज करते हैं तो स्पीड ऑफ द टरबाइन चेंज करता है। अच्छा आप चेक करो बच्चा, इसको ये कैसे हो रहा है, इसको जरा ध्यान से समझना कैसे होता है। जब भी कोई बात करते हैं, जब भी हम लोग किसी छोटे सिस्टम की बात करते हैं ना, तो इस तरह होता है। ये लगी होती है, सपोज ये अपनी टरबाइन है, ये हो गई अपनी टरबाइन, और इसके ऊपर टरबाइन के साथ लगा होता है अपना एक सिंक्रोनस जनरेटर, लगा होता है सिंक्रोनस जनरेटर। ये एग्जैक्टली ये पूरा सेटअप हमारा, ठीक है। और इसके साथ लगा होता है यहाँ पर एक अलग से लगी होती है 3-फेज इंडक्शन मोटर, 3-फेज इंडक्शन मोटर।
अच्छा, सिंक्रोनस जनरेटर का जो हमेशा एक अच्छी बात है, सिंक्रोनस जनरेटर ऑलवेज मूव्स एट द एनएस। तो चेक करो तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, अगर एनएस की वैल्यू है, एफ की वैल्यू हो जाएगी पी इंटू एनएस अपॉन 120। गलत तो नहीं बच्चा, सही है। अच्छा अब ध्यान से देखना, इस वाले केस में जो ये एनएस देना है ना, जो ये एनएस पे घूमना है, ये टरबाइन घुमाएगा, इसको टरबाइन घुमाता है एनएस पर, और यहाँ से 3 फेज की सप्लाई जाती है जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को मिलनी चाहिए, ऐसे मिलती है। अब जरा ध्यान से बच्चों पूरी बात समझना, अगर मैं टरबाइन को जो इनपुट मिलता है, टरबाइन को जो इनपुट मिलता है वो या तो स्टीम के थ्रू मिलता है या गैस के थ्रू मिलता है या वाटर के थ्रू मिलता है। ये मेरे ख्याल से आप लोग यूनिट 1 तक पहुंच गए। अगर वाटर के यस थ्रू मिलता है सिस्टम को बोलते हैं हाइड्रो, अगर स्टीम के थ्रू मिलता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर या थर्मल रिएक्टर, थर्मल पावर स्टेशन, और गैस के थ्रू मिलता है तो उसको बोलते हैं गैस पावर स्टेशन। अब जरा चेक करना, अगर टरबाइन का एनएस में रिड्यूस करता हूं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी गिरेगी, हाँ यस यस और नो। सर अगर यस सर फ्रीक्वेंसी गिरेगी तो सिंपल सी बात है, यही फ्रीक्वेंसी तो इसमें आ रही है, यही जी फ्रीक्वेंसी तो इसमें आ रही है। तो इस वाले केस में क्या होगा, जो इस मोटर की सिंक्रोनस स्पीड है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर, ये भी तो फॉल कर जाएगी, यस जी सर और नो। बात समझ में आई, यस सर फिर से सुनना क्या हुआ। ये बेसिकली प्रोपेल्ड शिप में यूज करते थे, ये वाला मेथड हम लोग प्रोपेल्ड शिप में यूज करते थे। ये याद रखिएगा, इसको बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है, इसको थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा। तो मैंने क्या बोला, इसको एनएसजी कर देता हूँ, इसका मतलब एनएस जनरेटर का, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, टरबाइन के इनपुट को कंट्रोल करके हम लोग फ्रीक्वेंसी रेगुलेट कर सकते हैं, आउटपुट ऑफ द जनरेटर रेगुलेट कर सकते हैं, जो कि इनपुट टू द 3 फेज इंडक्शन मोटर होती थी। और उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्या कर सकते थे, इसकी सिंक्रोनस स्पीड वेरी कर सकते थे इंडक्शन मोटर की। अब अच्छा, अगर सिंक्रोनस स्पीड वेरी करोगे तो सिंपल सी बात है, अगर स्लिप कांस्टेंट है तो एनआर भी वेरी करेगा, हाँ है ना, यस यस और नो। सर अगर स्लिप यस सर कांस्टेंट है, पॉइंट समझना बच्चे, फिर से बोल रहा हूँ, अगर स्लिप कांस्टेंट है तो एनआर भी वेरी कर जाएगा, तो अगर एनएस गिरा तो एनआर भी गिर जाएगा, स्पीड कंट्रोल हो गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं, इसको और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। अब हुआ क्या, ये वाले जो एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई है, ये जो एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई है, हर जगह तो मैं एक जनरेटर और एक टरबाइन लेके तो खड़े नहीं हो सकते ना। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर बनाए। क्या बनाए, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर। इस पूरे पैराग्राफ को जो लिखा हुआ है बहुत ध्यान से पढ़िएगा और आप समझ जाओगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर, अब स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर की जब बात हुई ना, समझना, जब स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर की बात हुई, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर, जब स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर की बात हुई, तब बात हुई सॉलिड स्टेट डिवाइसेस की, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस की, इसकी बात शुरू हुई। अच्छा, सॉलिड स्टेट डिवाइस का एक एग्जांपल दो यार, कोई एक एग्जांपल बोलो जल्दी से, तुम लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाते हैं, जल्दी बताओ, एक सॉलिड स्टेट डिवाइस का एग्जांपल दो, जल्दी बोलो। अतर तुम्हारा माइक ऑन है, बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं, सर चलो जल्दी बोलो। मॉसफेट सीफेट या फिर डायोड्स। बहुत बढ़िया यार, मॉसफेट, बहुत बढ़िया, मॉसफेट हो गया, डायोड हो गया, मेरे ख्याल से आपने ये नाम भी सुना होगा, थायरिस्टर, ठीक है। तो ये इसके बाद ये सारे के सारे जो हैं सॉलिड स्टेट डिवाइसेस है। इनकी सबसे अच्छी बात क्या होती है, सबसे अच्छी बात ये है, इन सारे ये बेसिकली एज अ स्विच एक्ट करने वाले हैं। ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, एज अ स्विच, याद रखना, सारे सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जनरली एज अ स्विच एक्ट करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर है, इसके अंदर दो तरह के कॉन्सेप्ट निकल के आए। एक तो निकल के आया क्या, एक तो ये निकल के आया कि रेक्टिफायर इन्वर्टर टाइप। रेक्टिफायर इन्वर्टर टाइप में क्या करता है, रेक्टिफायर इन्वर्टर टाइप, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। जो रेक्टिफायर इन्वर्टर टाइप होता है, रेक्टिफायर इन्वर्टर टाइप, मैं अभी आपके सामने सर्किट डायग्राम नहीं बना रहा हूं, मैं आपके सामने सिर्फ ब्लॉक डायग्राम लेके चल रहा हूं, चेक करिएगा। तो आपने क्या बोला कि अगर एक एसी आ रही है मेरे पास, उससे उसको तुम किसमें कन्वर्ट कर लो, उसको तुम रेक्टिफायर लगा के, अगर रेक्टिफायर लग रहा है तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जल्दी बताओ। सर डीसी। बहुत बढ़िया, डीसी में कन्वर्ट हो गई। तो डीसी में कन्वर्ट हो गई तो पहले यहाँ पे एसी थी, फिर डीसी थी, उसके बाद क्या करो, वापस डीसी पे क्या लगा दो, इन्वर्टर। इन्वर्टर लगाते ही क्या हो जाएगा,
किसमें कन्वर्ट हो जाएगी वापस? एसी में। सही है। तो अगर चेक करो, अब यहां से सुनना, एसी को उसने क्या बोला, वो कहता है कि पहले जो सप्लाई आ रही है, सही है, सप्लाई एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी का चकल्लस नहीं होता। ये बहुत, वैसे आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग अ वेरी कैजुअल लैंग्वेज, मगर ये सच है। डीसी पर फ्रीक्वेंसी का चक्कर नहीं होता, डीसी की वोल्टेज से बात करते हो, और उसके बाद क्या करो, उसको इन्वर्ट कर लो एसी पे, वापस इन्वर्ट कर लो किस पर? एट डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, एट डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी? डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी इस इन्वर्टर की स्विचिंग पर। ये आप लोग को ये क्या होता है, मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं घुस रहा हूँ। ये डिपेंड करेगी, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करेगी इन्वर्टर की स्विचिंग पर। सही बात है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट समझो तो रेक्टिफायर इन्वर्टर टाइप में दो दो पावर हैंडलिंग केसेस हो गए। एक तो क्या हुआ, एक तो अपने रेक्टिफायर ने पावर हैंडल पहले करी, उसके बाद एक इन्वर्टर ने पावर हैंडल करी। अच्छा, तो अब इतना मतलब समझो यहाँ पर, अब इसको जरा ध्यान से समझो। दो जगह पावर हैंडल हो रही है, इसका मतलब लॉसेस भी दो जगह होंगे, हाँ या ना? यस सर, यस सर, लॉसेस भी दो जगह हुए तो इस सिस्टम की एफिशिएंसी लो आएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। दूसरा उसने कहा, दूसरा उसने बोला, जो उसने बोलने, दूसरा उसने बोला कि आप एक साइक्लो इन्वर्टर टाइप यूज कर लो। साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, बहुत अच्छा नाम है ये, इसको याद रखिएगा। साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है? साइक्लो कन्वर्टर, सपोज एसी आ रही है उसके पास एट एफ नॉट, तो वो क्या करता है? साइक्लो कन्वर्टर एक डिवाइस होता है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसको वो डिजायर्ड वोल्टेज और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की एसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ध्यान से समझना क्या करा यहाँ वाले केस में। ऊपर ऊपर क्या कर रहा था, पहले एसी ली, एसी को रेक्टिफाई करा, रेक्टिफाई करके उसकी डीसी बनाई, डीसी को इन्वर्ट करके फिर एसी बनाई। साइक्लो कन्वर्टर केस में क्या है, सपोज एक फिक्स एसी है तुम्हारे पास, इसको मैं नाम ले रहा हूँ, इसको मैं बोल दे रहा हूँ फिक्स एसी। तुम्हारे पास फिक्स एसी है। फिक्स एसी का मतलब सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास वोल्टेज भी फिक्स है और फ्रिक्वेंसी भी फिक्स है। उसको तुमने किस पे कन्वर्ट कर लिया, इंपॉर्टेंट बात समझना, डिजायर्ड वोल्टेज और डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी पे कर दिया। मगर इंपॉर्टेंट जो चीज है इन दोनों के अंदर, ध्यान से सोचो, इसके अंदर सिंपल सी बात समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट समझना, इसके अंदर सिर्फ एक स्टेज पर पावर हैंडल हो रही है, तो इसके अंदर जो लॉसेस है वो, लॉसेस जो है कम वो होगी, कम होंगे, तो इसकी एफिशिएंसी हायर होगी। ज्यादा होगी। अभी अभी मैं बता रहा हूँ, इंडस्ट्री में ज्यादा ये यूज करते हैं, ऊपर वाला भी यूज करते हैं, क्योंकि जब ऊपर वाला भी यूज कर रहे हैं, मगर जनरली ये भी यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, अब इसी बात पर एक और चीज देखो, यहीं सर एक एडिशनल एडवांटेज बताता हूँ। अब बताऊं कुछ नया इंडस्ट्री ट्रेंड, नया वाला बताऊं कुछ, की रहने दो, के सिलेबस यस पे सर, चलूं? बताओ। चलूं सीधा, चलो। नहीं, कुछ आजकल बताओ। ना, आज नहीं आजकल सर, बता सोलर का, दीजिएगा। हाँ आजकल सोलर का बताइए सर। ट्रेंड चल रहा है। हाँ हाँ, बता रहा हूँ भाई, आजकल सोलर का ट्रेंड चल रहा है, जी सर। हाँ या ना? सोलर का जी। ट्रेंड चलता है, तो जो सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल क्या करता है, सोलर पैनल क्या करता है, डीसी सप्लाई देता है। यस सर। डीसी सप्लाई से सीधा तुम इन्वर्टर पे जाते हो, ठीक है, और इस इन्वर्टर को कंट्रोल करते हो टू गेट डिजायर्ड एसी, सॉरी, गेट डिजायर्ड एसी, डिजायर्ड एसी, ठीक है। चेक करो, तो अगर डिजायर्ड एसी का मतलब वो ये हो गया, वोल्टेज भी वेरी कर सकते हो और फ्रिक्वेंसी भी वेरी कर सकते हो। तो ये वाली ऊपर वाले स्टेज में जो सप्लाई वाली एसी रेक्टिफाइंग इन्वर्टर टाइप थी, वो 20 से शुरू हो गई, तो इसकी एफिशिएंसी भी तो उतनी हो गई जितनी इसकी थी नीचे साइकिल कन्वर्टर वाले की, हाँ या ना? यस सर। यस और नो? इस वाले कॉन्सेप्ट को, इस वाले जो ये वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है, इसको एक बहुत अच्छा नाम दिया जाता है, मैं अलग से लिख रहा हूँ आप लोग के लिए। जो ये कॉन्सेप्ट है नीचे वाला, इसको बोलते हैं डीसी ड्राइव, इसको बोलते हैं डीसी ड्राइव। इंपॉर्टेंट समझिएगा, ये डीसी से थ्री फेज एसी कन्वर्ट जनरेट कर रहा है। डीसी से कैसी जनरेट कर रहा है, थ्री फेज एसी जनरेट कर रहा है, बेसिस। क्योंकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो डीसी ड्राइव बोलते हैं इसको। अगर कभी हम लोग, अगर इस सेमेस्टर में मिले या नेक्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज में मिलेंगे, तो मैं आपको डीसी ड्राइव का पूरा दिखाऊंगा कैसे सोलर से चलती है। इज इट ओके? यस चलो सर। आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे समझो इस वाले कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ वाले कॉन्सेप्ट तक तो हमने बात समझ ली। क्या हमने समझा, फिर से बोल रहा हूँ कि
बेसिकली फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, जिसकी वजह से इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड चेंज हो जाती है, और कांस्टेंट स्लिप ऑपरेशन करोगे तो क्या होगा, ऑपरेटिंग स्पीड भी चेंज हो जाएगी। अब जरा एक काम करते हैं, Yes. इसको अब जरा इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझने की कोशिश करते हैं? मैथमेटिकली। किसी भी, देखो याद रखना, मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक मैथमेटिक्स कमजोर है तो तब तक तुम कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाओगे क्यों क्या कर रहे हैं मैथमेटिकली। अब समझो मैथमेटिकली, ये वाली इक्वेशन, मुझे नहीं पता कि ये वाली मैंने इक्वेशन कहाँ देखी है कहाँ नहीं देखी, मगर मैंने पूरा बैठ के अभी तुम लोग को क्लास लेने से पहले थोड़ी देर पहले पूरा बनाया बैठ के, ठीक है। जरा चेक करो, स्टार्टिंग टॉर्क की इक्वेशन यही दे सकते हो। स्टार्टिंग टॉर्क की इक्वेशन में क्या होगा, एस इक्वल टू 1 होगा ना। एस Yes, की sir. वैल्यू 1 रखो, एस की वैल्यू 1 रखो। चलो अच्छा, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। मुझे ये बताओ, अलीजा, अलीजा इकबाल, अलीजा इकबाल, यस सर। टॉर्क की जनरल इक्वेशन बोलो बच्चा, टॉर्क की जनरल इक्वेशन बोलो क्या होती थी। केशव दुबे, आंसर दो यार। केशव दुबे, बीच में आओ। मन्ना, मन्ना यस सर। सर बोलो। टाउ डी इक्वल टू 3/2 पाई एन एस एस बहुत इंटू ई बढ़िया। टू स्क्वायर आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स का एस होल स्क्वायर। ई टू अपॉन आर टू का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर, ठीक होल है। स्क्वायर कुछ बचा तो नहीं, आर टू बचा ना, आर टू ऊपर है यही है। सर, न्यूमरेटर। आर यस टू सर। आ गया, यही इक्वेशन यस होती सर। है। फिर चेक करो, यस मैंने इस वाली, अलीजा पढ़ाई शुरू करो बेटे, ये मजाक नहीं चलेगा। एस की वैल्यू 1, एस की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दी, तो मेरे पास जो इक्वेशन आया, जो मेरे पास टॉर्क आएगा वही तो स्टार्टिंग टॉर्क तो होगा, ठीक है। अब जरा चेक करना, Yes, sir. स्टार्टिंग टॉर्क, जब स्टार्टिंग की बात करते हो, जब स्टार्टिंग की बात करते हो तो सिंपल सी बात जरा चमकनी चाहिए यहाँ पर, जब भी स्टार्टिंग की बात करते हो, कि एफ आर की जो वैल्यू होती है वो एस इंटू एफ नॉट होती है। इसका मतलब रोटर की फ्रीक्वेंसी एट स्टार्टिंग इज मैक्सिमम, हाँ या ना। रोटर की Yes, sir. फ्रीक्वेंसी एट स्टार्टिंग इज मैक्सिमम, तो जिसकी वजह से क्या होता है, x2 नॉट की जो वैल्यू होती है वो R2 से ज्यादा हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, R2 को इग्नोर मार दिया। एक सिंपल सी बात लिखी, मैंने क्या बोला, R2 को इग्नोर मार दो, और R2 को इग्नोर करके ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, टाउ एस टी इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 2 पाई एन एस बाई 60। आई एम सॉरी, हाँ ठीक है, मैं गलती कर रहा हूँ, बताओ। ये मन्ना तुमने बताया नहीं यार, बताओ क्या गलती करी मैंने। Sir, capital N. Yes. सही है मन्ना, मन्ना सर बोलो। स्क्रीन लॉक हो गई है सर एक जगह पे। Sir, वो capital NS लिख दिया था। अब सही है, सीन मूव कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है सर स्क्रीन। ठीक है बेटा, यस सर हो रही कैपिटल एन है। नहीं आएगा, स्मॉल एन आएगा ना बच्चे। अगर मुझे कैपिटल एन रखना है तो एन एस बाई 60 करना पड़ेगा ना बच्चे, यस सर, हाँ स्मॉल या एन ना। एस होगा। यस सर। हाँ स्मॉल एन एस होगा, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो मैंने क्या करा इस वाले कॉन्सेप्ट में, मैंने इस वाले कॉन्टेक्स्ट में R2 को निगलेक्ट मार दिया। निगलेक्ट मारने से इसको निगलेक्ट मारा तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। इसके बाद मैंने वैल्यू रख दी सबकी, उठा उठा के वैल्यू रखी। तो मैंने जो वैल्यू रखी तो उसको जब मैंने सॉल्व किया तो वैल्यू ये आई। जरा पूरा इक्वेशन आप सॉल्व करके अपने हाथ से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। टाउ एस टी की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 3p v1 स्क्वायर 16 पाई ये और R2। अब ध्यान से सुनना, अगर सप्लाई वोल्टेज V1 को मैं कांस्टेंट रखता हूं तो इसका मतलब स्टार्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी का क्यूब। बात सही है, बात गलत? देखो इक्वेशन सही पूरी है। सॉल्व करी हुई है, सही है। ध्यान से देखना इस वाले पॉइंट को, ये इक्वेशन गलत नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। कि अगर इस इक्वेशन को मैं सेट कर रहा हूं तो आप चेक करिए। ओके गिव मी सेकंड, एक मिनट। चल भाई, हाँ, तो इसका सिंपल सी बात है, यहाँ वाले कॉन्सेप्ट से निकल के आता है कि अगर वोल्टेज को मैं कांस्टेंट मान लेता हूं तो स्टार्टिंग टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का क्यूब। चलो अच्छा, टॉर्क जब भी कंसीडर करते हैं ना हम लोग, टॉर्क दो कंसीडर करते हैं, एक ब्रेकडाउन टॉर्क कंसीडर करते हैं और एक पुल इन टॉर्क। ब्रेकडाउन टॉर्क का, पुल इन टॉर्क का दूसरा नाम बोलो आशना, क्या क्या था? स्टार्टिंग टॉर्क के कितने नाम थे, जल्दी बोलो। स्टार्टिंग टॉर्क के अब, हाँ, और पुल इन टॉर्क, और मैक्सिमम टॉर्क को एक और नाम देते थे हम लोग, पुल आउट टॉर्क, याद है? और एक नाम और देते थे, कौन सा? एक नाम और था,
ब्रेक डाउन टॉर्क। ब्रेक डाउन टॉर्क, ब्यूटीफुल बेटा, बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक तो मैंने स्टार्टिंग टॉर्क को कंसीडर कर लिया है, उसके बाद अब मैं मैक्सिमम टॉर्क को भी कंसीडर कर रहा हूं। मैक्सिमम टॉर्क की जनरल इक्वेशन कौन बोलेगा, जल्दी बताओ, कोई भी बोल दो। मैक्सिमम टॉर्क की कोई भी जनरल इक्वेशन बोलो जल्दी से, कौन बोलेगा? आलोक बोलना, आलोक जल्दी बोलो। kv square upon 2x। kv स्क्वायर अपॉन 2x2, बहुत बढ़िया। याद, ये यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया था, याद रखना, बहुत बढ़िया चीज है ये। यहाँ पे R2 नहीं आता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व करा वंस अगेन, तो मैक्सिमम टॉर्क की जो इक्वेशन आ रही है वो मेरी इन द फॉर्म ऑफ ये आ रही है। अब जरा चेक करो वापस, इसको हम लोग दोबारा चेक करते हैं। तो फिर से अगर मैं कहता हूँ सब कुछ कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आ गया, तो सबसे वंस अगेन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज कांस्टेंट, तो जो टाउ मैक्स है दैट इज नाउ, जो टाउ मैक्स होगा, ध्यान से देखिएगा, टाउ मैक्स इज नाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना बच्चे, कि अगर आप ऑपरेटिंग वोल्टेज को सेम रखते हो, मतलब कांस्टेंट रखते हो, तो स्टार्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, और मैक्सिमम टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ का स्क्वायर। जरा ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, इसको ध्यान से देखना, चेक करो। यहाँ पे 4 फ्रीक्वेंसी रेंजेस दिए गए हैं, सिर्फ ये वाला देखना है, ये वाला भी, इसके बगल वाला नहीं देखना है, सिर्फ ये वाला देखना है। जरा चेक करो तो क्या हो रहा है, जब फ्रीक्वेंसी कम है तब क्या हुआ, तब जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो क्या हुआ, स्टार्टिंग टॉर्क भी मिनिमम आएगा, स्टार्टिंग टॉर्क भी मिनिमम आएगा, मैक्सिमम टॉर्क भी मिनिमम आएगा। मगर कंडीशन क्या थी, वोल्टेज कांस्टेंट है, कंडीशन क्या है, ध्यान से समझना, एट कांस्टेंट वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, सिर्फ ये वोल्टेज कांस्टेंट कर दिया, और तब इससे क्या निकल के आया, तो यहाँ पे निकल के आया था, इस वाले कंडीशन के दो पैरामीटर निकल के आए थे कि टाउ एस टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ का क्यूब, और टाउ बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ का स्क्वायर। तो ये ध्यान से देखिएगा, जब वोल्टेज लीस्ट वाली चल रही है तो स्टार्टिंग टॉर्क भी मिनिमम है और मैक्सिमम टॉर्क भी मिनिमम है, और जब फ्रीक्वेंसी हायर है तब स्टार्टिंग टॉर्क भी हायर और मैक्सिमम टॉर्क भी हायर है। अब जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, दिस मेथड इज जनरली नॉट यूज, रीजन कौन बताएगा क्या हुआ, दिस मेथड इज जनरली नॉट यूज, कौन बोलेगा क्यों, दिस मेथड इज जनरली नॉट यूज, आंसर दे चुका हूं, जल्दी बताओ क्यों नहीं करते। बताया था अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, इस वाली कंडीशन में बताया था कि अकेले अगर आप फ्रीक्वेंसी को वेरी करोगे तो फ्लक्स डिस्टॉर्ट हो जाएगा, हाँ या ना, यस सर। yes or no, this method is generally not used because as it distorts the flux, तो इसको जनरली यूज नहीं करते हैं, याद रखना, इसीलिए सर इसको इसमें जनरली यूज नहीं। हाँ बोलो सर बोलो, इसमें फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली रिलेशन नहीं दिखा रहा कोई, मतलब जबकि कहाँ इनवर्सली कहाँ रिलेशन है। नहीं सर, यहाँ नहीं ये जो सर, ग्राफ में सर, ग्राफ ग्राफ में ग्राफ में सर, अरे मैं तो बेटा यहाँ पे तुम अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेके चल रहा हूँ ना, मतलब मेरा सर। रिलेशन फ्रीक्वेंसी के, सुनो 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 मेरी बात बेटे, इसको अब बहुत सही ध्यान से सही है सुनो। सर। अरे यार तुम लोग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लेके चलोगे, समझ जाओगे वो लोग कौन सा, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी f1 है ये सबसे ज्यादा है, और ये फ्रीक्वेंसी हाँ सर, f4 वो इज मिनिमम, ठीक है जी सर। भैया, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है भैया, क्या कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, हाँ या ना, यस यस और सर। नो, ये भैया ये सबसे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी है f1। अच्छा मैं उल्टा, यस सर। ये हो सकता है बोलते बोलते जल्दी जल्दी निकल गया हो, ठीक है भैया, f1 हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, और f4 मिनिमम है। अब जब जिस फ्रीक्वेंसी का मिनिमम आ रहा है, जो फ्रीक्वेंसी मिनिमम है उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी ज्यादा और मैक्सिमम टॉर्क भी ज्यादा, और जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है उसका मैक्सिमम टॉर्क भी ज्यादा और स्टार्टिंग टॉर्क भी, सॉरी मैक्सिमम टॉर्क भी लो और स्टार्टिंग टॉर्क भी लो। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अब इसमें क्या डिस्टर्बेंस है कि फ्लक्स को डिस्टॉर्ट कर देता है, फ्लक्स को डिस्टॉर्ट ना हो इसके लिए क्या करना है, मैंने इस इक्वेशन को दोबारा लिखा बहुत तमीज से,
और जरा चेक करो, मैंने इसी इक्वेशन को, ऊपर वाली जो इक्वेशन आ रही थी ना, मैंने इसी इक्वेशन को दोबारा लिखा है। तो मैंने क्या लिखा है इस बार मैंने इसको v बाय एफ ले लिया। क्या ले लिया? v बाय एफ के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। मैंने कहा भाई ये काम करता हूं, अब मैं क्या क्या कांस्टेंट लेके चलता हूँ, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसी तरह ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो अगर आप चेक करोगे, जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आ रहा है, मगर मैक्सिमम टॉर्क में अब फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हाँ या ना? दो कंडीशन ली है बच्चा, ध्यान से सुनना। एक कंडीशन तो ये ली हुई है, ऊपर वाली जो कंडीशन मैंने पकड़ी हुई है कौन सी? एट कांस्टेंट वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। उसी तरीके से ले रहा हूं, दूसरी इक्वेशन बना के ले रहा हूं। कौन सी दूसरी इक्वेशन क्या बना रहा हूं? इफ v बाय एफ इफ इज केप्ट कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। इफ v बाय एफ इज केप्ट कांस्टेंट, अगर v बाय एफ को आप कांस्टेंट पुट कर रहे हो तब क्या मिल रहा है? जरा चेक करिएगा कि टाउ स्टार्टिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मगर टाउ एफ के अगर सब कुछ कांस्टेंट कर देते हो तो ब्रेकडाउन टॉर्क पे फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ कि ना? बात समझ में आई? यस सर। तो ब्रेकडाउन टॉर्क पे फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स अपने हाथ से करके देखना एक बार पूरी। तो आप जरा चेक करिए वापस, अगर इसी वाले पॉइंट पर पकड़ने की कोशिश करते तो चेक करिएगा, जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है और जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है उस वाली फ्रीक्वेंसी पर स्टार्टिंग टॉर्क मिनिमम आएगा, मगर अगर और जो फ्रीक्वेंसी मिनिमम है उस पर स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम आएगा। ये वाला फिगर थोड़ा सा गलत है भाई, ये ऐसे होना चाहिए था, ठीक है? मगर ब्रेक डाउन टॉर्क सबका सेम आएगा। ब्रेक डाउन टॉर्क यही तो होता है जिसको लोग बोलते हैं टाउ मैक्स, ठीक है? तो ब्रेक डाउन टॉर्क सबका सेम आएगा। तो ये वाला जो फिगर आ रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फिगर है, ये वाला फिगर जो लेट अस कॉल इट फिगर ए और फिगर बी लेते हैं। तो फिगर ए सिग्निफाइज if the AC is variable, that means voltage is constant but the frequency is variable. Now in this point in the figure B, the ratio V by F is kept constant. Is it okay everyone? यस Friends, is it okay? कोई दिक्कत तो नहीं आता? नहीं concept V by F control, and this control is known as V by F control. बेटा आपको मैं एक चीज बताता हूँ, दुनिया में ना when you refer the जब आप बात करते हो, जितने लोग ऑटोमेशन की ट्रेनिंग कर रहे हैं वो ये वर्ड जानते होंगे, इसको एक वर्ड बोलते हैं ड्राइव। नाउ द ड्राइव इज बेसिकली अ इक्विपमेंट व्हिच इज यूज्ड टू कंट्रोल स्पीड ऑफ मोटर, इक्विपमेंट टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ मोटर, ठीक है? ये कई तरीके का आती है, ये कई तरीके की ड्राइव आ रही है, मगर जो सबसे पॉपुलर ड्राइव है वो आज भी V by F कंट्रोल ड्राइव है। इंडस्ट्री में अगर आप इंडक्शन मशीन का किसी भी चीज में काम करने इंडस्ट्री में अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी काम करने जा रहे हो और इंडक्शन मोटर को डील कर रहे हो, तो पहला वो क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा कि कैन यू एक्सप्लेन मी V by F कंट्रोल? आंसर आपका यस। इज इट ओके? यस सर। ओके, कोई बोल रहा है, उसका साउंड सुनाई दे रहा है, प्लीज म्यूट हो जाओ। अतर के अलावा कोई है, ठीक है? इज इट ओके यहाँ तक क्लास? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, मनु कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चे? मनु त्यागी यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। ये वाला मैथमेटिक्स अपने हाथ से एक बार जरूर लगा के देखेंगे। हो सकता है मैंने करा तो सही है, मगर हो सकता है मुझे अपनी मैथमेटिक्स पे थोड़ा ज्यादा भरोसा है नहीं। नाउ लेट अस कम टू द अनदर पार्ट। सप्लाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर ली, अब कंट्रोल क्या करने की कोशिश करते हैं हम? सप्लाई वोल्टेज, ठीक है? तो सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए, एक मिनट, तो सप्लाई वोल्टेज कैसे कंट्रोल करेंगे? सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, जरा चेक करिएगा। जो टॉर्क की इक्वेशन आती है वो यही तो आती है, जनरल इक्वेशन टॉर्क की। ये वाली इक्वेशन जो टॉर्क की लिखी है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ टॉर्क। यस सर। अच्छा, ओके नबील, E2 और E2 क्या होता है यहाँ पर? नबील, E2 होता क्या है बच्चे? मोहम्मद नबील, यहाँ पे E2 क्या होता है? E2 होता क्या है सर? जो रोटर पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो रोटर पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, रोटर पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज V, ठीक है? तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात करते हैं, हमने E2 को V से, तो हम लोग
कॉस क्या है, टाउ इज इक्वल टू ks v स्क्वायर r2 अपॉन r2 प्लस x2 का स्क्वायर। तो यहां से हमें पता चला टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर। ये पूरी चीज मैं पहले प्रूव करके दिखा चुका हूं, बट मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा खेल करा हुआ है। टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ये रहा और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, ये हम लोगों ने पूरी बात करी हुई है वोल्टेज की बात, मगर मैं इसको दोबारा कर रहा हूं जिससे कि एक रिकॉल पूरा रहे दिमाग के अंदर, ठीक है। तो चेक करिएगा, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर। अब इस वाले केस में क्या होता है जरा समझने की बात करिएगा। पहली बात तो टाउ मैक्स, टाउ मैक्स में क्या होता है, के वी स्क्वायर अपॉन 2x2, मतलब ये तो वोल्टेज पे डिपेंड कर गया, मगर जो ब्रेक डाउन स्लिप होती है, मतलब कि वो स्पीड जिस पर इसको आना है वो v2 पे डिपेंड नहीं कर रही है। फिर से समझने की बात करिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आवाज आ रही है, एवरीबॉडी कैन हियर मी, ठीक है। अब जरा सुनिएगा इस बात, यस सर। ठीक है ठीक है। वो क्या रहा है, टाउ मैक्स जो है, जो मतलब ब्रेकडाउन टॉर्क है, वो तो v के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, मगर वो स्लिप जिस पर ब्रेकडाउन टॉर्क आना है उस पर हमारा वोल्टेज से कोई कंट्रोल नहीं है। एग्रीड और नॉट? एसबी के अंदर कहीं वोल्टेज Yes, पे sir. टर्म आ रहा है? एसबी में कहीं वोल्टेज पे टर्म आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ब्रेकडाउन स्लिप पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा, ब्रेकडाउन स्लिप पे कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब स्पीड पे भी कंट्रोल नहीं है। यस और नो? यस सर, यस सर। ठीक है। अच्छा, एक बात और है जिसको हम लोग को थोड़ा समझना है कि वेरिएशन इन द सप्लाई वोल्टेज डज नॉट ऑल्टर द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मोटर। मतलब यहां से भी मारे गए, मतलब टॉर्क को तो डिपेंड कर रहा है, मगर स्पीड को डिपेंड कराने के लिए थोड़ा सा पंगा है। तो हमने क्या करा, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमने उसको बोला ठीक है कोई बात नहीं, एक मिनट रुकना भाई, ठीक है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, लेट अस गो थ्रू दिस ग्राफ। ये वाला ग्राफ नजर आ रहा है सबको? ये वाला Yes, प्लॉट sir. सबको नजर आ रहा है? अब सुनो करा क्या गया, कहा गया ठीक है भाई। तो उन्होंने करा क्या, उन्होंने बड़ा सिंपल सी बात बोली। उसने कहा वोल्टेज वेरिएशन के साथ तुम वोल्टेज का कर्व प्लॉट कर लो। ये प्लॉट अगर आपको देखना हो डिटेल में तो ये प्लॉट यही वाला प्लॉट है जो कि हम लोगों ने उस समय डील किया था। ये वाला वोल्टेज ही है, दिखाई दे रहा है? ये यही वाला प्लॉट है, पूरा का पूरा यही वाला प्लॉट बना है। वोल्टेज 50%, 70.7% रेटेड वोल्टेज, यही वाला कर्व यूज कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, उन्होंने कहा कि V1 की वैल्यू V2 से ज्यादा और V2 की वैल्यू V3 से ज्यादा। तो उसने कहा अगर मैं एक फैन लोड लगाता हूं, मैं क्या लगाता हूं, एक फैन लोड। उसने वर्ड एक फैन लोड को रेफर करा है। फैन लोड एक स्मॉल लोड होता है, उसको रेफर करना आसान होता है। तो यहाँ पर एक ऑपरेटिंग पॉइंट ये मिला, या तो ये मिला या तो ये मिला। अब जरा तुम चेक करो, इससे क्या पता चल रहा है, जरा चेक करो बेटा। इससे पता चल रहा है कि अगर तुम मोटर को स्पीड N3 पे चलाना चाहते हो, ध्यान से समझना, उल्टा चल रहा है। वोल्टेज का डायरेक्टली स्पीड पर कुछ असर नहीं पड़ रहा है, वोल्टेज का टॉर्क पे फर्क पड़ रहा है। सिंपल सी बात समझिएगा बच्चों, यहां पे समझने की कोशिश करिएगा। वोल्टेज का डायरेक्ट इंपैक्ट टॉर्क पर है, स्पीड पर नहीं है। तो मगर स्पीड कंट्रोल करनी है तो कैसे करोगे, तुम ध्यान से सोचना। तुमने कहा एक फैन लोड है, एक लोड है जिसको तुम 3 रेंजेस पे चला सकते हो। तो तुमने क्या बोला, अगर N3 पे चलाना है तो वोल्टेज V3 कर दो, अगर N2 पे चलाना है तो वोल्टेज V2 कर दो, और अगर N1 पे चलाना है तो वोल्टेज को V1 कर दो। बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले मुझे ये बताओ। यस सर। बात बताओ ध्यान से समझो, यहाँ पे बात फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक कोई बंदा है जिसकी आवाज एको कर रही है, प्लीज उसको ना थोड़ा म्यूट पे हो जाओ। चलो सारे लोग म्यूट पे हो जाओ सारे, मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं। और क्या रहा है बच्चा कि वोल्टेज का जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो टॉर्क पर है, स्पीड पर नहीं है। तो अब उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको तोड़ने के लिए हमने क्या करा, हमने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं। तो हमने कहा अगर स्पीड N3 पे चलाना चाहते हो तो वोल्टेज V3 पे आ जाओ, अगर स्पीड N2 पे चलाना चाहते हो तो वोल्टेज V2 पे आ जाओ, और अगर स्पीड N1 पे चलाना चाहते हो, तो वोल्टेज V1 कर दो। अच्छा, एक चीज ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये V1 रेटेड वोल्टेज है, और जनरली हम रेटेड वोल्टेज के ऊपर जाते नहीं है। तो ये जो काम होगा, ये जो N1 स्पीड होगी इस समय, ये इसकी रेटेड स्पीड होगी। तो बेसिकली ये वाला जो ऑपरेशन है वोल्टेज कंट्रोल, ये बिलो रेटेड स्पीड है, बिलो रेटेड स्पीड। ये क्या होगा, बिलो रेटेड स्पीड होगा।
मतलब सिंपल सी बात है, आप इससे मोटर की स्पीड, ध्यान से सुनिएगा, अगर सिंक्रोनस स्पीड करीब करीब, मैं कहता हूं अगर रोटर की रेटेड स्पीड 1440 आरपीएम दी गई है, तो आप इसके नीचे ही काम कर पाओगे, 1440 से ऊपर नहीं जा पाओगे। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस मतलब आप मोटर को रेटेड स्पीड से डी एक्सेलरेट ही कर सकते हो, एक्सेलरेट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि रेटेड वोल्टेज इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर द वोल्टेज अप्लाइड। अगर रेटेड वोल्टेज से ऊपर देने की कोशिश करोगे तो मोटर फूक जाएगी। तो इसलिए करोगे क्या, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑपरेटिंग रेंज है वो बिलो रेटेड स्पीड है। ऑपरेटिंग रेंज जो इसकी आ रही है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये मिस मत करना। अगर पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप आया तो पक्की बात है क्वेश्चन पूछेगा जो उसका ऑपरेटिंग रीजन है वो बिलो रेटेड स्पीड है। अच्छा आप ध्यान से समझो, बिलो रेटेड स्पीड, यहां तक बात समझ में आ गई क्लास? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। आए? Yes, sir. चलो, अब आज के लिए इतना बहुत है क्योंकि 11:19 हो चुका है। ठीक है, तो लेट अस स्टॉप द रिकॉर्डिंग। पहली चीज तो